नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। धामी कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्तावों पर लगी मोहर। कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ के बजट को दिखाई हरी झंडी। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के रोपवे को मंजूरी। पूर्व विधायकों की पेंशन में 20,000 का इजाफा। सीएम धामी का हरिद्वार दौरा। कुश्ती और हॉकी मैच का किया अवलोकन। समापन को लेकर कहा, प्रदेश अब अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए भी तैयार। यूसीसी को दी गई हाई कोर्ट में चुनौती। आज मामले में हो सकती है सुनवाई। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई ने दी याचिका। मंत्री प्रेमचंद बोले, धर्म जाति के रीति रिवाज के साथ नहीं की छेड़छाड़। विधायक दिलीप रावत ने आगामी सत्र में शामिल होने से किया इनकार। जंगली जानवरों के हमले को लेकर की थी विशेष सत्र आहूत करने की मांग। वन मंत्री बोले, संकल्प पत्र भारत सरकार को भेजना चाहिए। और हरिद्वार में माघ पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। धामी कैबिनेट ने 32 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। सूत्रों के अनुसार 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट को भी धामी कैबिनेट ने हरी झंडी देते हुए करीब 1 लाख करोड़ के बजट पर मोहर लगाई है। इसके साथ ही सदन पर रखे जाने वाले अध्यादेशों को मंजूरी दी है। पर्यटन विभाग के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के रोपवे को भी मंजूरी दे दी गई है और प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन पंचायत को 30-30 हजार रुपए देने का भी कैबिनेट ने निर्णय लिया है। इसका ड्राफ्ट भी केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। सैनिक कल्याण विभाग को भी निःशुल्क भूमि दिए जाने पर कैबिनेट ने अनुमति दी है। खुरपिया फार्म में सिडकुल की भूमि को आवासीय घोषित किया गया, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के ढांचे में भी बदलाव किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने निर्णय लेते हुए पूर्व विधायकों की पेंशन में इजाफा करते हुए 40,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए किया है। इसके साथ ही सालाना बढ़ने वाली विधायकों की धनराशि 2,500 से 3,000 की गई। बत्तीस प्रस्तावों पे चर्चा हुई है। माननीय मंत्रिमंडल ने उस पर चर्चा की है और एक जिस प्रकार से हमारा बजट आ रहा है उस पर भी बातचीत हुई है। क्योंकि आप जानते हैं 18 फरवरी से ले हमारा बजट सत्र आ रहा है, उस बजट पे भी हमारे यहाँ चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत कुश्ती प्रतियोगिता का अवलोकन किया। इसके बाद सीएम धामी ने हॉकी मैच का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर उत्तराखंड में खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं। इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं देश को ओलंपिक की मेजबानी हमारी मिलनी है, इसके लिए उत्तराखंड भी पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड में अब विश्व लेवल के खेलों के लिए यहाँ के बच्चे और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार हैं। में ओलंपिक की जो मेज़बानी का जो काम जो है मिलना है, उसमें उत्तराखंड भी पूरी तरह से तैयार है और हमारे बच्चे, हमारे यहाँ के स्ट्रक्चर सभी हमारा बहुत अच्छा हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेल का समापन होना है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के समापन की तैयारी चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह इसमें शिरकत करेंगे। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का राष्ट्रीय खेलों में अच्छा प्रदर्शन रहा है। 25वें नंबर से आज उत्तराखंड 80 मेडल जीतकर 7वें स्थान पर है। तैयारियां
बहुत अच्छी चल रही हैं और सारे जो आयोजन हैं अलग अलग स्थानों पर पूरे राज्य के अंदर 11 स्थानों पर यह आयोजन हमारे बहुत अच्छे तरह से संचालित हो रहे हैं और इसका समापन समारोह 14 तारीख को हल्द्वानी में गोलापार स्टेडियम में होगा। उसकी सभी तैयारियां अच्छी हो रही हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि पिछले वर्ष जहां हमारा स्थान राष्ट्रीय खेलों में 25वें स्थान पर था, वहीं हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने इस बार 80 के लगभग अभी तक मेडल प्राप्त कर लिए हैं और हम 25वें स्थान से 6ठे स्थान पर आ गए हैं। तो पूरे उत्तराखंड के अंदर बहुत उत्साहपूर्ण माहौल है और जो खिलाड़ी हमारे विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हैं वह भी जो है बहुत अच्छा अनुभव यहाँ पर कर रहे हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर अब कई लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य के कुछ लोग इस मसले को लेकर हाईकोर्ट भी पहुंच गए हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 3 वर्ष की मशक्कत के बाद उत्तराखंड में यूसीसी के नियम बनाए गए हैं और इसमें स्पष्ट बातें लिखी हुई हैं जिसमें किसी भी धर्म जाति के रीति रिवाज के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। लगता है इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाने वालों ने यूसीसी के नियमों को सही तरीके से अध्ययन नहीं किया है। जो प्रदेश में हमने यूसीसी लागू किया है, शायद वो इसका अध्ययन नहीं कर पाए और जिस प्रकार से उनकी भावना समान नागरिक संहिता के अनुरूप नहीं है या सोच उनकी नहीं है, जबकि इस समान नागरिक आचार संहिता में यानी यूसीसी में सबको समान अधिकार, सबको समान जो है चाहे शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी उसमें समान अधिकार दिया गया है। किसी भी धर्म जाति का किसी परंपरा से छेड़छाड़ भी नहीं किया गया है। उत्तराखंड सरकार की ओर से प्रदेश में लागू किए गए यूसीसी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी और बसेड़ी निवासी मोहम्मद इकराम और फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई इस्लामुद्दीन सिद्दीकी ने याचिका दायर की है। इसमें यूसीसी के विभिन्न प्रावधानों को जनहित याचिका के रूप में चुनौती दी है। इसमें मुख्यतः लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। मुस्लिम फारसी के वैवाहिक पद्धति की यूसीसी में अनदेखी किए जाने सहित कुछ अन्य प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने कालागढ़ डैम के पास वन विभाग और सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे करीब 400 से 500 परिवारों की सूची 17 फरवरी तक तलब की है। मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार और याचिकाकर्ता संस्था को ये निर्देश दिए। सुनवाई पर जिलाधिकारी आशीष चौहान कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्होंने 213 लोगों के विस्थापन के लिए सर्वे कर लिया है। बाकी लोगों को हटाने का नोटिस दिया गया है। नोटिस से प्रभावित लोग हाईकोर्ट की शरण में आए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों के लोगों पर ये कई हमले हुए हैं, जिससे लेकर लैंसडौन विधायक दिलीप रावत ने सरकार से 1 दिन का विशेष सत्र आहूत करने की मांग की है, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो विधायक ने आगामी सत्र में शामिल नहीं होने की बात कही। इस पर वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान जो भी मुद्दे आते हैं वो कार्य मंत्रणा समिति बिजनेस के तहत निर्धारित करते हैं। दिलीप रावत को एक संकल्प पत्र भारत सरकार को भेजना चाहिए। ये चर्चा तो विधानसभा सत्र के दौरान भी हो सकती है, इसलिए उन्हें सत्र में शामिल होना चाहिए। सभा में जो भी कार्रवाई होती है ये विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति इसमें बिजनेस तय करती है। और दिलीप रावत जी वरिष्ठ विधायक हैं, उनकी चिंता है आपने, क्योंकि उनके क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं भी काफ़ी होती हैं, तो वो उनकी अपनी चिंता है। लेकिन क्योंकि ये स्टेट उनका कहना ये है कि विधानसभा एक संकल्प पारित करे, भारत सरकार को भेजे, तो उस पर चर्चा मतलब सत्र के दौरान भी हो सकती है।
नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त नहीं करने के मामले पर राज्य सरकार से चीफ सेक्रेटरी का प्रार्थना पत्र 17 फरवरी तक पेश करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में कमेटी गठित है, इसलिए लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए और समय दिया जाए। याचिकाकर्ता ने इसका विरोध किया। आपको बता दें, गौलापार निवासी रविशंकर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की है। इसके नाम पर बने संस्थान पर वार्षिक 2 से 3 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। चंपावत में वन पंचायत हॉल में डीएफओ की अध्यक्षता में वन पंचायत सरपंचों की वनाग्नि नियंत्रण और आपदा प्रबंधन समिति 1 दिवसीय कार्यशाला हुई। इसमें जंगलों को आग से बचाने को लेकर चर्चा की गई। कार्यशाला में फायर सीजन के दौरान वनों को आग से बचाने संबंधी कई तरह की जानकारी दी गई और जंगलों को आग से बचाने की अपील की गई। आपको बता दें, 15 फरवरी से शुरू हो रहे फायर सीजन को लेकर वन विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है, जिससे वनाग्नि की घटनाओं को कम किया जा सके। समय जो होगा, हम चंपावत जनपद के सभी 571 वन पंचायतों को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको किट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं। और इसमें अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग दिनों में ये कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ चंपावत से शुरुआत हो रही है। इसमें आपदा से संबंधित सभी, चाहे बाढ़ की आपदा हो, भूकंप की आपदा हो या फर्स्ट एड में कैसे काम करना है, घायल अगर कोई होता है, इन सभी चीज़ों का एक किस्म से सभी विभाग प्रशिक्षण देंगे। इसमें पुलिस वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, आपदा प्रबंधन वाले हैं और निश्चित तौर पर वन विभाग वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले अब वन विभाग की आपदा वनाग्नि आने वाली है। जनपद में जितनी भी वन पंचायतें हैं, जो कि जनपद चंपावत के लिए 571 वन पंचायतें हैं, उनको जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से और वन विभाग की तरफ से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला वनाग्नि पर आयोजित की जा रही है, जो कि हर विकास खंड में होनी है। आज उसका प्रथम दिन है। चंपावत विकास खंड में ये कार्यशाला दी जा रही है, जिसमें वन विभाग के साथ साथ चिकित्सा विभाग, आपदा, SDRF, पुलिस और फायर की एक्सपर्ट्स के द्वारा इन्हें वनाग्नि की आपदा एवं अन्य आपदाओं से लड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या व्यवहारिक उसके लिए कार्य होने चाहिए, वो। रुड़की में भारतीय किसान रोड संगठन ने प्रशासनिक भवन से पैदल मार्च निकालते हुए मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। इस दौरान किसानों ने एसडीएम से मुलाकात की और अपनी मांगों से अवगत करवाया। किसानों का कहना है कि बिजली विभाग 5,000 रुपए के बकाया पर कनेक्शन काट रहा है। उन्होंने सिक्योरिटी चार्ज हटाने और चकबंदी विभाग में घोटाले की जांच की मांग की, जिसके बाद एसडीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाकर उनसे किसानों की समस्याओं का जल्द निस्तारण करने का आदेश दिया। हमारी मांगे एक हो तो बताऊं भी तो मामा, यहाँ मांगी मांग है भाई, यार होता कुछ नहीं। यहाँ आश्वासन मिला खाली, आज जहाँ चले जाओ। यहाँ से जो हमारी मुख्य मांग थी बिजली को लेकर थी, बिजली के जो अधिकारी है यहाँ के हरिद्वार जिले के, वो यहाँ से उत्पीड़न कर रहे किसान का, मजदूर का। वो क्या कर रहे, 5,000, 10,000, 20,000, 15,000 रुपये उनके मीटर उतार रहे और उनके ट्रांसफार्मर भी उतार ले जो किसानों के वालों को। ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी हमारे 200 करोड़ रुपए वो तो दिलवा नहीं पा रही सरकार, और हमारे 2,000 रुपए में मीटर उतार रहे हैं। तो यह दोहरी नीति यहाँ चलने की नहीं। अगर पैसे हमारे दिलवाओगे तो हम भी मीटर उतर देंगे, नहीं मीटर उतर देते नहीं आगे। नहीं, संबंधित विभागों को मैंने निर्देशित कर दिया गया है। संतुष्टि जो है एक बड़ा सब्जेक्टिव फैक्टर है। बहुत बार ये होता है कि विभाग जो अपना कार्य अच्छे तरीके से करता है, लेकिन व्यक्ति विशेष जो है संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो जो है एसडीएम्स के पास चले जाते हैं। लेकिन इस संबंध में जो है हमने, जैसा पहले भी मैंने बोला है कि इस संबंध में हमने जो है विभाग अध्यक्ष को जो है निर्देशित कर दिया है कि आप जो है अपने स्तर से ही समस्या का निस्तारण करेंगे और संवेदनशीलता के साथ करेंगे और व्यक्तिगत रुचि लेके करेंगे। अगर व्यक्तिगत रुचि नहीं लेंगे किसी कार्य में और कार्य को कार्य की तरह देखेंगे तो फिर बहुत बार जो समस्याएं वो पेंडिंग रह जाती हैं। जैसा आपको सबको को पता है कि रुड़की में और खासकर हरिद्वार क्षेत्र में जो है वर्क की जो है कार्य की अधिकता बहुत ज्यादा है। तो उसमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। बने रहिए जन टीवी पर।
जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विकासनगर में कलसी स्थित भूमि संरक्षण वन प्रभाग कार्यालय पर दैनिक श्रमिकों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। ये वनकर्मी अपने 1.5-2 साल से बकाया वेतन की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई बार विभाग से बकाया वेतन देने की मांग की जा चुकी है, लेकिन आज तक विभाग ने वेतन का भुगतान नहीं किया, जिसके चलते अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। में क्या हुआ था कि मार्च में हमने इनका वेजेज का जो भी बिल था वो ट्रेजरी में लगा दिया था, तो ट्रेजरी में वो बिल पास न होने के कारण इनका पैसा जो है इनके खातों में नहीं जा पाया। अप्रैल से ही मैं इन लोगों के पैसे के लिए अपने उच्च अधिकारियों से और शासन से पत्राचार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक इनके वेजेज देने के लिए, इनकी तनख्वाह देने के लिए हमें बजट नहीं उपलब्ध हुआ, जिस कारण से अभी तक मैं इनको पैसा नहीं दे पाया। लेकिन मैं उच्च स्तर से बराबर संपर्क में हूँ, बात कर रहा हूँ, जैसे ही पैसा मिलता है इनका भुगतान कर दिया जाएगा। लगभग 22 महीने से हम लोगों को वेतन नहीं मिला, जिससे भाई जी हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। काम हम पूरा कर रहे हैं, वेतन नहीं मिल पा रहा। कई बार हमने रेंज कार्यालयों में लिखित भी दिया है, मौखिक भी बताया है, और यहाँ प्रधान कार्यालय में भी अभी भी हमारे डेप साहब से बात हुई तो डेप साहब कहते हैं कि हम चिट्ठियों से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन चिट्ठियों से तो सर काम चलने वाला नहीं है। रानी पोखरी में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी विभिन्न ग्राम पंचायतों में भ्रमण करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें, प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से विभिन्न विभागों को अपनी ट्रेनिंग कार्यक्रमों को करने में सहूलियत मिलेगी। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि विभिन्न विभाग इस ट्रेनिंग सेंटर से लाभान्वित होंगे। CMTC जैसे जिससे कम्युनिटी मैनेज ट्रेनिंग सेंटर है, इसका आज यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। तो इसमें यही है कि जो हमारी CLFs हैं उनके लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सेंटर बना है, जिसमें सभी विभाग अपनी जो भी महिलाएं यहाँ पे SHGs की यहाँ पे रहेंगी तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो सभी विभाग इसमें आके ट्रेनिंग दे सकते हैं, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, फिशरी से रिलेटेड हो, चाहे आपका पशुपालन से हो। तो उनका जो प्रोडक्ट्स उनके बन रहे हैं उसमें भी और इम्प्रूवमेंट होगी, उनको उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। पैकेजिंग कैसे इम्प्रूव करें, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। क्लस्टर है, स्वाभिमान क्लस्टर हमारे क्लस्टर का नाम है, और यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। सभी महिलाओं को दूर जाना पड़ता था, नहीं जा सकती थी, अब महिलाओं के लिए यहाँ पर सुविधा हो गई है। वो यहीं पे अपनी लोकल महिलाएं हमारी सुविधा ले सकती हैं और यहाँ पे प्रत्येक किस्म की ट्रेनिंग ले सकती हैं, अपनी आजीविका बढ़ा सकती हैं। किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे प्रशिक्षण दी? सर, जैसे जूट बैग का या मशरूम फार्म कोई अपना करना चाहता है। उत्तराखंड में वनाग्नि नियंत्रण पर प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में 13 फरवरी को प्रदेश के कई जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। इस मॉक ड्रिल में क्या कुछ होने वाला है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वनाग्नि को लेकर हमेशा से हिमालयी राज्यों को लेकर चिंता जताई गई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में उत्तराखंड को लेकर भी चिंता जताई गई थी, जहां उत्तराखंड वनाग्नि के मामले में पूरे देश में 13वें नंबर पर रहता था। तो इस रिपोर्ट में जंगल की आग को लेकर नंबर 1 पर रहा। वर्ष 2024 में उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया था और जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए सेना की मदद भी ली गई थी। लेकिन वर्ष 2025 में फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू होने से पहले प्रदेश में वनाग्नि नियंत्रण पर PMO कार्यालय के निर्देश पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में 13 फरवरी को मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि मॉक ड्रिल करने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके लिए मुख्य सचिव, आपदा सचिव और NDMA स्तर पर पहले ही बैठकें की जा चुकी हैं। पहले 7 जनपद में ये कार्रवाई की जानी थी, लेकिन अब 6 जनपद में की जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुए थे NDMA को कि उत्तराखंड में मॉक ड्रिल कराना है फॉरेस्ट फायर के ऊपर। NDMA के द्वारा उत्तराखंड में मॉक ड्रिल की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए 3 बार मेरे लेवल पे, 1 बार चीफ सेक्रेटरी मैडम के लेवल पे और 2 बार NDMA के लेवल पे बैठक हुई हम लोगों की।
हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। यह कार्रवाई पहले 7 जनपदों में की जानी थी, कतिपय कारणों से नैनीताल में संभव नहीं हो पा रही है, तो 6 जनपदों में हम लोग मॉक ड्रिल की कार्रवाई कर रहे हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में वनाग्नि अब तक के इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक है। अमेरिका जैसा विकसित राष्ट्र इस आपदा के सामने लाचार हो गया था। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार और शासन इस बार बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। मॉक ड्रिल के दौरान आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है और रिस्पॉन्स टाइम को कम किया जा सके, इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। हम लोग मॉक ड्रिल में यह भी देख रहे हैं कि आईटी उपकरणों का किस तरह से प्रयोग किया जाए, किस तरह से लोगों को जोड़ा जाए, किस तरह से हम अपने जो रिस्पांस टाइम है उसको कम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भाई रिस्पांस टाइम जितना कम रहेगा उतना अच्छा हम मैनेज कर पाएंगे, उसको किस तरह से किया जाए इस दिशा में काम कर रहे हैं और बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं, तो उन सबको देखते हुए फिर हम लोग प्रभावी कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के जंगल में आग लगने की घटनाओं को लेकर वन विभाग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आग को बढ़ने से रोकना मुश्किल होता है। इसके साथ ही वन विभाग को ग्रामीणों का साथ भी नहीं मिलता। आपदा सचिव ने भी माना कि आमतौर पर उत्तराखंड में जब कोई आपदा आती है तो सभी विभाग मिलकर सहयोग करते हैं, लेकिन वन विभाग को वनाग्नि के समय सहयोग नहीं मिल पाता। ऐसे में मॉक ड्रिल के जरिए कई एजेंसियों के माध्यम से ये भी देखा जाएगा कि कैसे वन विभाग को सहयोग मिले। कि आप जानते हैं कि फॉरेस्ट फायर जो है बहुत बड़े एरिया में फैलता है, बहुत सारी वजह होती हैं और मेन जो दिक्कत होती है कि वहाँ तक जाना मुश्किल होता है और इसके कारण से हम लोग आग को रोकने में बहुत अधिक सफल नहीं हो पाते हैं। तो मॉक ड्रिल में वही देखा जाएगा कि बहुत सारी एजेंसियों के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन, वन विभाग, पुलिस विभाग, SDRF, NDRF, आर्मी, बहुत सारे लाइन डिपार्टमेंट, सबके सहयोग से किया जा रहा है। आमतौर पे जब कोई आपदा आती है तो सब विभाग मिलकर काम करते हैं, लेकिन वनाग्नि के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमतौर पे उसको बहुत सहयोग नहीं मिल पाता है। तो अब इस तरह से मॉक ड्रिल किया जा रहा है और इसके बाद जो आग लगेगी उसमें प्रयास किया जाएगा सबका मिला-जुला प्रयास हो और जो बेसिक जोर दिया गया है, कम्युनिटी पे जोर दिया गया है कि कम्युनिटी को भी शामिल किया जाए, इसमें लोगों को शामिल किया जाए। उत्तराखंड के जंगलों में गर्मियों में आग लगने से हर साल बेशकीमती वन संपदा राख हो जाती है। आग बुझाने के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए बहा दिए जाते हैं, लेकिन न जंगल बच पाते हैं और न आग बुझ पाती है। ऐसे में वन विभाग भी बारिश के भरोसे रहता है और आसमानी बारिश ही जंगलों की आग को शांत कर पाती है। ऐसे में 13 फरवरी को मॉक ड्रिल से NDMA, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और वन विभाग द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। देहरादून से संवाददाता हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार। उद्योग